हिंद। पिछले वीडियोस में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन, सोर्स, ये सब पढ़ा था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अब पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक की बात करें तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक को इंग्लिश में हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो यानी प्रागैतिहासिक पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पुनः पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पूर्व पूरा पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा आता है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसे हम लोग मिडल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और थर्ड आता है उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। मानव विकास का क्रम देखें तो प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म मुख्यतः प्लेस्टोसीन युग की चट्टानों से मिलते हैं। भारत के शिवालिक पहाड़ियों से उन वानरों के जीवाश्म मिले हैं जिनसे मानव और वर्तमान वानरों का अंततः विकास हुआ है, जिन्हें हम रामापिथेकस के नाम से जानते हैं। इसके बाद मानव विकास का क्रम निम्नलिखित दिया हुआ है। पहला आता है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ये केन्या के अल्दुबाई गोरजा के तुर्काना झील में इसका लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व का जीवाश्म पाया गया है, इसलिए इन्हें मानव का पूर्वज माना जाता है। यानी ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को मानव का पूर्वज माना जाता है। इन्हें प्रोटो मानव, आद्य मानव भी कहा जाता है। ये प्रथम मानव थे जो खड़े होकर चलते थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। दूसरा आता है पिथेकैंथ्रोपस, या हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये सीधे खड़े होकर चलने वाला कपी मानव, जिसके अवशेष जावा, एशिया में मिलते हैं। ये 17 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। थर्ड आता है निएंडरथल मानव। इसके अवशेष जर्मनी की निएंडर वैली में मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम निएंडरथल मानव कहते हैं। ये मानव के ऐसे पहले पूर्वज थे जो हिमाच्छादित क्षेत्रों से होते हुए समशीतोष्ण क्षेत्रों में पहुंच गए थे। निएंडरथल ने सर्वप्रथम स्वविसर्जन की क्रिया अपनाई थी। नंबर 4 पे आते हैं होमो सैपियंस। यह आधुनिक मानव है जिसने पूर्णतः सीधे खड़े होकर चलना, भाषा का प्रयोग करना, समूह में रहना इत्यादि क्षमताएं अपने आप में विकसित कर ली थी। नेक्स्ट है क्रो-मैग्नन मानव। यह होमो सैपियंस की उपजाति थी। वर्तमान मानव का अंतिम पूर्वज परिवार बनाकर गुफाओं में निवास करता था। पत्थर, हाथी दांत के हथियार, आभूषण, जानवरों की खाल के वस्त्र, कला प्रेमी चित्रकार था, सावधान की प्रथा जानता था तथा इसके प्रथम अवशेष हमें फ्रांस के क्रो-मैग्नन घाटी से मैकग्रीगर महोदय ने खोजा था 1820 में। यानी कि अगर क्रो-मैग्नन मानव की बात करें तो यह फ्रांस की एक घाटी है, क्रो-मैग्नन घाटी, वहाँ से ये खोजे गए हैं और खोज करता थे मैकग्रीगर महोदय, जिन्होंने 1820 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आता है प्रागैतिहासिक काल, जहाँ से हमें पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल या प्रस्तर युगीन संस्कृतियों को पहली बार डेनमार्क के एक विद्वान थे सीजे थॉम्पसन ने 1820 में मानव इतिहास को कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। इसको विभाजन करने का एक आधार यह भी है कि प्रागैतिहासिक काल के जो औजार हथियार प्राप्त हुए हैं वे पत्थर अर्थात पाषाण के हैं, इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण काल नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हथियार औजार पत्थर मिले हैं सब पत्थर से बने हुए हैं, इसलिए इसे पाषाण काल का नाम दिया गया है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है पूरा पाषाण काल, जिसे हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। फिर दूसरे नंबर पे आता है मध्य पाषाण काल और तीसरे नंबर पे आता है नवपाषाण काल।
पूरा पाषाण काल में हम बात करते हैं तो इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था, पर अग्नि का प्रयोग से एकदम अनजाना था। इसमें हम प्रमुख स्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में हमें चित्रित गुफाएं और शैल आश्रय देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की बात करें तो यहाँ पे इलाहाबाद मिर्ज़ापुर में भी हमें इनके कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की। निम्न पुरा पाषाण काल में मुख्यतः 2 प्रकार के पत्थरों के प्रकार मिले, जिसे हम संस्कृति कहकर पाषाण काल से जोड़ देते हैं। यानी कि हमें 2 प्रकार के यहाँ पत्थर देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के पत्थर का मतलब यहाँ उनके औजारों से है। पहला आता है चापर, जिसे हम चॉपिंग पेबल संस्कृति के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है हैंड, जिसे हम हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी की संस्कृति मानते हैं। तो देख लेते हैं पहले में क्या है। चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति। इस काल के उपकरण पंजाब सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा आता है हैंड एक्स संस्कृति। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में मद्रास के पास एक जगह पड़ती पल्लवरम में प्रथम हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरणों मद्रास के बदामदुराई अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। मध्यपुरा पाषाण काल की बात करते हैं। इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक अर्थात पत्थरों को तोड़कर बनाया गया औजार। फलक मतलब तो पतले पतले औजार होते थे यहाँ पर। तीसरे की बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। यह वह स्थिति थी जब पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच की एक बाउंड्री का काम करती है, इसलिए इसे उच्च पुरा पाषाण काल कहा गया, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो होगा वो मध्य पाषाण काल आता है। तो उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें मनुष्य ने ब्लेड की तरह नुकीले पत्थरों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का विकास इसी काल में देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे मध्य पाषाण काल की। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर बहुत छोटे होते थे, इसलिए हम इसे माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। मानव के अस्थिपंजर अर्थात मानव के अवशेष मध्य पाषाण काल से ही मिलने प्रारंभ हो गए थे। इनमें प्रमुख स्थल की बात करें तो पहला आता है बागौर, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल माना जाता है। दूसरा आता है सराह नहर राय, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, जहाँ से हड्डी व सींग के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है लंघनाज, जो कि गुजरात में पड़ता है। फिर आता है वीरभानुपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में स्थलों की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। यानी नवपाषाण काल की जो स्थलों की खोज है भारत में उन्होंने डॉक्टर रोम क्या पढ़ रहे हैं आज हम। नेक्स्ट बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के स्थलों की खोज का जो श्रेय है भारत में डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। यानी कि डॉक्टर प्राइम रोज ने भारत में नवपाषाण कालीन स्थलों की खोज की थी। स्थलों के अतिरिक्त औजारों की सर्वप्रथम खोज भी इसी काल में उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में 1860 में लेमनसूरियर ने की थी। किसने की थी? लेमनसूरियर ने। नवपाषाणिक स्थल जिसे हम मेहरगढ़ है, वो जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, यहाँ से हमें कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जबकि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। यानी अगर पूछता है कि सर्वप्रथम
कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो वो मेहरगढ़ होगा। लेकिन अगर वो पूछे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो हमें लहुरा देव लगाना होगा। प्रमुख स्थल में बात करते हैं, चिरांद है जो कि बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण देखने को मिलते हैं। बुरजहोम श्रीनगर में पड़ता है, जहाँ से कब्रों से कुत्तों के साथ साथ उनके मालिक को भी दफनाया गया, इस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्डिहिवा की। कोल्डिहिवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है लगभग 6000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट आता है चौपानी मांडो। यह भी इलाहाबाद में पड़ता है और यहाँ हाथ से निर्मित मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह थी तांबा। इस काल का नामकरण इसी धातु के आधार पर हुआ है। ताम्रपाषाण काल हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की माना जाता है। अतः पहले तांबा फिर कांस्य का प्रयोग हुआ, परंतु समय से कई ताम्र संस्कृतियां हड़प्पा अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता के बाद भी आती हैं। कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की बात करें तो उसमें पहली आती है आहार संस्कृति, जो कि मानी जाती है 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व, उदयपुर से मिली है देखने को। नेक्स्ट आती है कायथा संस्कृति, जो कि चंबल नदी किनारे मिली है। दूसरी आती है मालवा संस्कृति, जो कि नर्मदा क्षेत्र से देखने को मिली है। फिर आती है रंगपुर संस्कृति, ये गुजरात में देखने को मिलती है। इस रंगपुर संस्कृति का समय 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट आती है जौरवे संस्कृति, यह महाराष्ट्र के दैमाबाद और इनाम गांव से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रभास संस्कृति, इसका टाइम पीरियड 2000 से 14000 के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट है सावलदा संस्कृति, यह 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। यह धुलिया महाराष्ट्र में मिली है। अगर हम उत्तर प्रदेश से जुड़े ताम्रपाषाण काल की स्थानों की बात करें तो उसमें पहला आता है खैराडीह, दूसरा है नहरन, तीसरा है सहगौरा, जिसे हम लोग गोरखपुर आज के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। उन्नीस 1921 में सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थान से मिले हैं, इसलिए इसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के प्रदेशों में इस सभ्यता का विकास हुआ है। कुछ विद्वान ने तो इसका समय 1000 ईस्वी पूर्व बताते हैं और कुछ विद्वानों का मत है कि इसका समय 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। डॉक्टर राजबली पांडे ने इस सभ्यता का काल 5000 ईस्वी पूर्व माना है, जबकि डॉक्टर CL फ्रेबी ने इस सभ्यता का समय 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व माना है और डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने इसका काल 2800 ईस्वी पूर्व माना है। वहीं डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन 14 परीक्षण प्रणाली के आधार पर इस सभ्यता को 2300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व बताया है। यद्यपि सिंधु सभ्यता के उदय काल के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं, परंतु इनमें कोई संदेह नहीं है कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस कालखंड के 3 नाम प्रचलित हैं और तीनों का अभिप्राय एक ही है, यानी कि इस सभ्यता को हम लोग 3 नाम दिए हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। नाम तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही संस्कृति की ही बात करते हैं। क्योंकि पश्चिमी पंजाब के निकट हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसे हम लोग सिंधु घाटी
सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे। इस कारण सिंधु नदी घाटी को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु के निवासियों ने प्रथम बार कांस्य धातु का प्रयोग किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के उदय को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात कर रहे हैं तो इस सभ्यता का मुख्य विस्तार भारत एवं पाकिस्तान देशों में था, लेकिन अल्प रूप से सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अफगानिस्तान से सौरतघई और मुंडी गाक सैंधव स्थल देखने को मिले हैं। अगर सैंधव सभ्यता के अंतिम बिंदुओं की बात करें तो उत्तर में मांडा, जो कि कश्मीर घाटी में पड़ता है, वो चिनाब नदी के किनारे ये स्थल देखने को मिले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से हिंडन नदी के किनारे इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। वहीं बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर में दास्क नदी के किनारे ये चीज़ देखने को मिलती हैं। वहीं महाराष्ट्र के दामाबाद में प्रवरा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, उसके किनारे भी हमें सिंधु सभ्यता की कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। सैंधव सभ्यता का आकार पूछे तो वह एक त्रिभुजाकार आकार की है, यानी सैंधव सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं उसके उत्खननकर्ता कौन है और कहाँ कहाँ पे ये स्थल मिले हैं। तो पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की खुदाई दयाराम सहानी ने की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो के जो उत्खननकर्ता थे वो R.D. बनर्जी थे। यह भी पाकिस्तान के सिंध इलाके में यह सभ्यता स्थित है। दूसरा आता है सुतकांगे डोर। इसकी खोजकर्ता अर्लस्टाइन थे, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। वही चनहुदड़ो की बात करें, चनहुदड़ो मैके महोदय ने खोजा था और यह भी सिंध पाकिस्तान के एरिया में आता है। रोपड़ की बात करें, रोपड़ की खोज करता था यज्ञदत्त शर्मा, जो कि भारत के पंजाब में यह स्थल है। कालीबंगा की खोज की बात करें तो कालीबंगा को बीबी लाल ने खोजा था और यह राजस्थान गंगानगर के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की बात करें तो यह भी यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने ही करवाया था। यह उत्तर प्रदेश मेरठ के जिले में देखने को मिलती है। वहीं धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा के जो उत्खनन करता है वो R.S. विस्ट हैं। धौलावीरा गुजरात के रणकक्ष में स्थित है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल S.R. राव ने यानी रंगनाथ राव ने खोजा था और यह गुजरात के कठियावाड़ा जिले के अहमदाबाद में यह स्थल स्थित है। प्रदेश के आधार पर वर्तमान भारत में स्थित सैंधव स्थल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में मांडा है, पंजाब में रोपड़ जिसे हम रूपनगर कहते हैं, संघोल, ढेर माजरा, संघोल, बाड़ा, चक 86 और कोटला निहंग खान में ये सब देखने को मिलते हैं। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में राखीगढ़ी है, कुणाल है, मिताथल है, बनावली है, बालू है, सिसवल, ये सब सैंधव स्थल हरियाणा से देखने को मिलते हैं। राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल एवं तरखानवाला डेरा। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आलमगीरपुर में, अम्बाखेड़ी में, बड़गांव में, हुलास यानी सहारनपुर में, मांडी यानी मुजफ्फरपुर में, सनौरी यानी बागपत में हड़प्पा संस्कृति के स्थल देखने को मिले हैं। सनौरी बागपत से 100 से अधिक मानव सावधान तथा एक साथ 3 शवों वाला कब्र भी मिला है। यह उत्तर हड़प्पा स्थल माना जाता है। मांडी यानी मुजफ्फरनगर के मांडी से टकसाल ग्रह का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर
सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल वह स्थान होता है जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। तो मुजफ्फरनगर के मांडी जिले से हमें टकसाल ग्रह का साक्ष्य भी मिला है। गुजरात की बात करते हैं। सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला आता है रण के कक्ष से सुरकोटदा मिला है, धोलावीरा, दैसलपुर। वहीं खंबात की खाड़ी की बात करें तो वहाँ पे लोथल, रंगपुर, कुनुतासी, रोजदी, प्रभास पाटन, नागेश्वर, शिकारपुर, तेलोद, भोगन्नार, ये सारे स्थल गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। रोजदी और रंगपुर हड़प्पा उत्तर स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद के स्थल माने जाते हैं। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से हमें दैमाबाद से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ऐसे स्थल जो प्राक हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता एवं हड़प्पा उत्तरोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, मांडा, ये चारों ऐसे स्थल हैं जो कि हड़प्पा काल के शुरुआत से लेकर अंतिम तक ये उस चीज़ के साक्षी हैं। सैंधव सभ्यता के निर्माता में बात करते हैं तो मुख्य रूप से 4 प्रजातियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। यह सैंधव क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति थी। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में विद्यमान है। भूमध्य सागरी, जिसे हम मेडिटेरियन कहते हैं, वहाँ पर सैंधव सभ्यता के मुख्य निर्माता इसी प्रजाति को माना जाता है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहते हैं, जो कि वर्तमान में दक्षिण भारत में बसी हुई हैं। नेक्स्ट है अल्पाइन। यह प्रजाति गुजरात, महाराष्ट्र, सिंधु प्रदेश एवं गंगा के मैदानों में पाई जाती है। दूसरे हैं मंगोलियाड। यह प्रजाति हिमालयी क्षेत्र और पूर्वी भारत में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि सैंधव सभ्यता कैसे प्रकाश में आई, यानी कैसे पता चला सैंधव सभ्यता के बारे में। तो चार्ल्स मैसन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में साहिवाल जिले में स्थित एक हड़प्पा टीले की उल्लेख किया, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1853 में कनिंघम ने हड़प्पा से प्राप्त वृषभ की आकृति वाली एक मुहर मिली, जिसे गलती से कनिंघम ने विदेशी मुद्रा मान लिया और उसे इग्नोर कर दिया। फिर वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पश्चिमी पंजाब, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, कि मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा को खोजा। इसलिए हड़प्पा का खोज का श्रेय उन्हीं को जाता है, यानी हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी को ही कहा जाता है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। यानी अगर कोई पूछता है आपसे कि सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था सिंधु सभ्यता, तो आप आंसर क्या देंगे? जॉन मार्शल। उसके बाद बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किए गए और एक पूरी नगरीय सभ्यता विश्व के सामने प्रकट हुई। प्रमुख स्थलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोजकर्ता दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। उत्खनन भी दयाराम साहनी ने करवाया था और माधव स्वरूप वत्स तथा सर मार्टिन व्हीलर भी इनके सहयोगी थे। विशेषताओं की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो इसमें 12 कमरों का एक अन्नागार यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसे RH या R37 समाधि नाम दिया गया है। इसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा भी दी जाती है। एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ भी दिखाया गया है, जो उर्वरता का प्रतीक है।
यहाँ पर 2 टीले मिले हैं, जिनमें से एक माउंड AB तथा दूसरा माउंड F है। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 642 किलोमीटर थी। यद्यपि पिगेट महोदय ने बताया, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहन या जुड़वा राजधानी कहा है। यानी हम बात करते हैं, अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी की बात करें तो वह 642 किलोमीटर है। पिगेट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस कंप्लीट सीरीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। जो लोग भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस कंप्लीटली कराया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।